चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 8 का विज्ञान है आप लोग का चैप्टर 15 जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, आपको तो पता है किसी भी वंश को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रजनन की क्रिया करनी पड़ती है ना। तो वही चीज है, जंतुओं में प्रजनन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे देखिए आप, गाय, बछड़ा और बछिए। गाय जो है आपका वो बछड़ा और बछियों को जन्म देती है ना। मछली के अंडों से भैया मछली निकलते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। यानी कहने का मतलब अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। बहुत बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग। इसका एक ट्रिक भी है, जिसके पास कान है वो जन्म देगा, जिसके कान नहीं होते वो क्या देता है, अंडा देता है। याद रखिएगा, जिसके कान होते हैं बाहर, जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे इंसान के बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं वह क्या करते हैं, शिशु यानी बच्चे को जन्म देते हैं। और जिसके कान है पर दिखाई नहीं देते वह क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे सांप हो गया, कबूतर हो गया, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और ऐसे जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जो जीव अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां होती है। ठीक है, एक अलैंगिक प्रजनन और एक लैंगिक प्रजनन। याद रखिएगा, जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधि होती है, दो विधि, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन का। ये चीज आपको पादप में भी देखने को मिलेगा। पादप में भी दो प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन कहिए या अलैंगिक जनन कहिए या अलैंगिक प्रजनन कहिए। चलिए अलैंगिक प्रजनन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। हाइड्रा का आपको चित्र बना के समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप जो ये पढ़िएगा उससे बढ़िया यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हाइड्रा हुआ। अब देखिए ये उभार इसका नजर आ रहा है यहाँ पे आप लोग को, है ना। ये क्या करेगा, अपना उभार धीरे धीरे विकसित करेगा। देखिए इस तरह से बढ़ा, और ये जितने भी ये यहाँ कर्व है, ये जो यहाँ देखिए इस तरह से है, ये उभार धीरे धीरे अपने अंग में आना शुरू हो जाएगा। एक और हाइड्रा यहाँ से निकलेगा, फिर ये टूट के एक और हाइड्रा बनाएगा। इस तरह से इन लोगों का जो प्रजनन है, यानी इसका जो प्रजनन है, ये अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए, परिपक्व जो हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे उभार है, मुकुल, यह मुकुल है, इसको क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। और मुकुल विकसित होता हुआ संतति है। ये जो विकसित हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बनाएगा, एक संतति, यानी वंश को आगे बढ़ाएगा, इसके वंश को, यानी एक शिशु का यहाँ पे उभार हो रहा है ना। एक अगला जो जाति है या बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, सीधा समझिए। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से विलग हो जाता है। देखिए मैंने बोला था ना, जैसे ये बढ़ेगा और ये यहाँ से हटके फिर एक नया हाइड्रा बनके तैयार हो जाएगा, यानी अपने जनक से हट जाएगा। विलग होकर मुकुल नवजात हाइड्रा का रूप ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे एक ही जनक है और इसी जनक से भैया आगे का संतति का विकास हो रहा है, यानी इस तरह के प्रजनन को हम लोग अलैंगिक जनन प्रजनन कहते हैं। और यही अलैंगिक प्रजनन, ये कौन सी विधि कहलाती है, मुकुलन विधि कहलाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है कि भैया मुकुलन विधि किस पे क्रिया करता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रा पे विधि आपका क्या कहलाएगा, मुकुलन विधि कहलाएगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से समझ गए। तो याद रखिएगा कि भैया मुकुल यानी मुकुलन विधि किसका उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। और ये किस पे लागू होता है, तो हमारे हाइड्रा पे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बात करते हैं, इसी में एक और उदाहरण है आपका अमीबा। देखिए अमीबा जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है और इसके मध्य में केंद्रक होता है। यहाँ पे देखिए केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक जो है परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है। ये देखिए आपस में परिपक्व होकर दो भागों में बटेगा। ठीक है, उसके बाद जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और यहीं से आपकी प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बट जाता है। देखिए किस तरह से विभाजन उन्होंने, आप डायग्राम देखिए, इस तरह से धीरे धीरे अलग होंगे और यहाँ से एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर। ये भी आपका कौन सा विधि, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अमीबा देखिए, बाय डायग्राम आप देखिएगा तो अमीबा क्या हो रहा है, दो खंड में विभाजित हो गया।
यानी कौन सी विधि अपना रहा है ये, द्विखंडन विधि। कौन सी विधि, द्विखंडन विधि। अमीबा किस विधि से अलग होता है, द्विखंडन विधि से, ठीक है। प्रजनन के बाद वह किस तरह बढ़ता है, द्विखंडन विधि से। कह देगा निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन विधि के अंतर्गत आते हैं, तो अमीबा आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया अमीबा का। अब चलते हैं हम लोग लैंगिक प्रजनन पे, ठीक है। ये था आपका अलैंगिक प्रजनन। अब चलते हैं लैंगिक प्रजनन पर, करते हैं लैंगिक प्रजनन की। तो देखिए पौधों की तरह जंतुओं में भी नर एवं मादा जनन अंग होते हैं, यानी जिस तरह से आप अगर बात करें और लैंगिक में तो भैया कोई जनन अंग का जरूरत नहीं है, पर लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा के जनन अंग का बहुत काम है, ठीक है। जैसे लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों के जनन अंग भाग लेते हैं, यानी उससे जिसमें जनन होगा उसके दोनों अंग इसमें भाग लेंगे, किसके, नर एवं मादा के। आगे बात करते हैं मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है। देखिए पुरुषों के अंदर उदर के नीचे, उदर यानी नीचे डांड के नीचे जो होता है, अंडे के आकार का एक जोड़ा विषण होता है जिसे हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। वहीं पर उसी दोनों टेस्टिकल्स में यानी टेस्टिस में वहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है और इससे जुड़ी हुई एक जोड़ा शुक्र नालिका होती है जिससे शुक्राणु गति करता हुआ कहा जाता है, बाहर निकलता है। अभी डायग्राम में आप लोग समझ जाइएगा, जो सिसन के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। और सिसन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं बाबू, ठीक है। इसके माध्यम से शुक्राणु क्या होता है, बाहर निकलता है। और शुक्राणु यानी स्पर्म जो है लाखों की संख्या में निकलते हैं ये, ठीक है। और यह सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना की होती है। सूक्ष्मदर्शी में जब आप देखिएगा तो सिर, मध्य भाग एवं पूंछ स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए शुक्राणु का चित्र है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। तो देखिए स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा प्रजनन अंग स्थित होता है। देखिए नर में कहा होता है, बाहर स्थित होता है, और मादा में कहा होता है, अंदर स्थित होता है, ठीक है। नर में बाहर और मादा में अंदर, ठीक है। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। और एक जोड़ा अंडवाहिनी होता है जिसे ओविडक्ट, तथा एक गर्भाशय होता है जिसे यूटेरस कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं तो और बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आप लोग का स्त्री प्रजनन तंत्र। ये देखिए ये आपका गर्भाशय हो जाता है, यहाँ पे अंडवाहिनी होता है, ये अंडाशय हो गया, 2 अंडाशय होता है, और ये हो गया योनि मार्ग, ठीक है। इस सब के बारे में और डिटेल जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाइएगा और डिटेल में इसको जानते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक माह किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु यानी ओवम अर्थात मादा युग्मक फीमेल गैमेट निर्मोचित होकर अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होकर होता है। संलयन की क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से एक अंडा बन के तैयार होता है ये। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे आता है, एकदम ध्यान से देखिए, ये योनि मार्ग है, ठीक है। यहाँ से क्या, ये शुक्राणु ये है ना, लाखों की संख्या में शुक्राणु है। ये इसके पास जाके इस अंडे को फर्टिलाइज करेगा। इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, यानी इसको खंडन करेगा। इसके अंदर वो जो होता है शुक्राणु वो अंदर चले जाता है और ये तब फर्टिलाइज होकर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर यहाँ गर्भाशय में इस तरह से आ जाता है। यही बात वहां लिखी थी, अब बाय डायग्राम आप लोग समझ गए, ठीक है। इस संलयन की क्रिया, यही जो संलयन होता है इसी को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। निषेचन के बाद यह संरचना गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाती है और ये यहाँ से गति करते हुए भैया यहाँ पे आ जाती है ना। और निषेचित अंडाणु को युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं, ठीक है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्तित होकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में शिशु का पैर, सिर, नाक, आंख आदि कुछ कुछ अंग विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चा बनना तैयार हो जाता है धीरे धीरे टिश्यू से, और धीरे धीरे उसका आंख, पैर, नाक, कान बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है, पैर, हाथ, आंख, नाक, कान, तब यह अवस्था क्या कहलाती है, गर्भ कहलाती है। और गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ क्या करती है, शिशु को जन्म देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं निषेचन की क्रिया। जब मादा शरीर के अंदर होता है तब निषेचन आंतरिक निषेचन है, यानी अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन। और जबकि निषेचन शरीर के बाहर होने पर, यानी जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं परखनली शिशु कृत्रिम निषेचन, ना कोई बांझ ना कोई निर्वंश।
यानी इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में होता है कि बहुत बच्चे को बहुत नर एवं मादा को अभी भी बच्चा जो है कंसीव करने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए भैया टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल किया जाता है। जो औरत बच्चा नहीं भी दे सकती है वो भी बच्चा अपना ला सकती है। ठीक है, ये क्रिया इसके कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे ऐड भी देता है IVF की तरफ से, है ना, तो वही सेम चीज है। चलिए देखिए, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ध्यान समझिएगा, जिस कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता। मेन काम क्या है? शिशु जन्म होगा तो इसके लिए मेन काम है अंडाणु के पास शुक्राणु का पहुंचना। याद रखिएगा, अंडाणु के पास शुक्राणु का पहुंचना। अगर अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुंचा तो वह निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, और फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ तो वह माँ बच्चे यानी शिशु को जन्म नहीं दे पाएगी। याद रखिएगा, यानी मेन काम होता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, और ये नहीं हो पाता है जो बांझ होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्त्रियां शिशु को जन्म नहीं दे पाती। इन स्त्रियों को समाज एवं परिवार में लोग है दृष्टि से यानी हीन भावना से देखते हैं, और क्या कहते हैं बाबू? बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं, है ना। और यही जो क्रिया है ना अंडाणु और शुक्राणु की, इसी क्रिया को बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बाहर मशीन के द्वारा कराई जाती है। तो भैया अब जो ये शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचा तो बाहर उसको फर्टिलाइज कर दिया गया। तो जैसे वो फर्टिलाइज होगा तो भैया उस गर्भ को क्या करते हैं, फिर दोबारा ऑपरेशन करके स्त्रियों के अंदर डाल देते हैं और स्त्री शिशु को जन्म दे देती है। तो बांझ की जो समस्या थी ये क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने की स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करता है और उचित माध्यम में कुछ समय के लिए एक साथ रखता है, ताकि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। बाहरी तापमान में उसको रख के, मतलब उसी तापमान के अनुकूल उसको रख के, ताकि उसमें बाहरी निषेचन हो सके। और निषेचन हो जाने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और इसके बाद माता के गर्भाशय में इसको दोबारा रोपित किया जाता है। ठीक है, जो मैंने बताई थी वही चीज है, जहां पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक से जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? परख नली शिशु कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोग का लिंग निर्धारण। ठीक है, और देखिए ये चीज आप लोग समझ जाइएगा ना, यही चीज आपका स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड आपको थोड़ा डीप में लेके जाएगा, पर बेस आपका यहीं से बनेगा। 9th में जाइएगा और थोड़ा डीप होगा, 10th में जाइएगा डीप में चलते जाइएगा, और जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा इसका लेवल अप होते जाएगा, पर आएगा यही चीज, बताया जाएगा यही चीज, बस उसको थोड़ा डीप में बताया जाएगा और कुछ नहीं है। आइए देखिए, दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जो युग्मनज है, ये जो आपका मतलब स्पर्म जो है, इसी में संकेत है भैया क्या लड़का होगा कि लड़की होगा। तो देखिए, मनुष्य के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। यहां से पॉइंट को याद रखिएगा, मनुष्य में प्रत्येक कोशिकाओं में कितने जोड़े? 23 जोड़े। यानी अगर बात करें टोटल की, तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। एक लड़के में 23, लड़की में 23, याद रखिएगा। जिनमें से 22 जोड़ा अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। अब इसमें जो 22 जोड़े हैं लड़की में और लड़के में, दोनों समान प्रकृति के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी बात करें 44 जोड़े, मनुष्य की अगर बात करें नर और मादा मिला के, तो दोनों के 44 जोड़े गुणसूत्र हैं जो कि समान है, जिनसे कुछ होना जाना नहीं है। पर ये जो आपके 2 गुणसूत्र बचते हैं, यानी टोटल होते हैं 46, पर ये जो 2 गुणसूत्र बचते हैं यही लिंग निर्धारण करते हैं भैया लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया? रंग, उसकी लंबाई, उसकी शारीरिक बनावट, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कौन? ये 44 जो गुणसूत्र होते हैं। ये जो 44 गुणसूत्र आपके हुए, ये भैया शारीरिक बनावट में आ जाते हैं, रंग में आ जाते हैं, लंबाई में, ये समान प्रकृति के होते हैं, दोनों में बराबर। जो लिंग निर्धारण आपका बेटा या बेटी वाला, वो कंडीशन देखिए यहाँ पे 46 और ये 44 है, यानी 2 गुणसूत्र ऐसे हैं जो भैया लिंग निर्धारण की क्रिया करते हैं, याद रखिएगा। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र, इनमें भिन्न प्रकृति के होते हैं। यह गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं। यानी अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में X और Y पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र X या Y, और अगर स्त्री में की बात करें तो स्त्री में सिर्फ X और X पाए जाते हैं। और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के
लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर कोई महिला है, यानी महिला है, फीमेल है, उसमें सिर्फ X और X ही होगा। अगर कोई पुरुष है यानी मेल है, उसमें दो होंगे, या तो Y होगा या तो X होगा। ये दोनों गुणसूत्र होगा, याद रखिएगा। महिला में ओनली X ही X होता है और पुरुष में X Y दोनों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु एवं अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु क्या होगा, लड़का होगा। जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ X निषेचित होने पर युग्मनज XX प्रकृति के होते हैं तो नवजात शिशु क्या होगी, लड़की होगी। अब देखिए, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग समझे, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये भैया लड़का और लड़की, मतलब लड़के का गुणसूत्र है, Y है और X है। ध्यान समझिएगा, लड़के के पास दो गुणसूत्र होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। ये रहा Y, ये रहा X, ये लड़के का है। लड़की के पास सिर्फ क्या होता है, XX होता है। ये मान लीजिए भैया मेल का है और ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल का है तो फीमेल के पास X ही X होगा, मैंने बताया आपको, और मेल के पास XY यानी YX होगा। ठीक है, अब Y अगर X के साथ मिलता है तो भैया लड़का होना 100% तय है। अगर X के साथ मिलेगा तो लड़की होना तय है। तो समझ गए, यानी लड़का कब होगा, जब स्त्री का X और पुरुष का Y मिलेगा, यानी XY मिलेगा तो लड़का होगा, XX मिलेगा तो लड़की होगा। ये मेल का XY था, ये फीमेल में भैया दोनों क्या होते हैं, XX होते हैं। तो बताइए क्या इसके लिए जिम्मेवार है स्त्री? हम लोग कहते हैं स्त्री भैया लड़का नहीं हो रहा है। लड़के नहीं होने का जिम्मेदारी किसका है, मेल का कि फीमेल का? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लड़का नहीं होने का जिम्मेदारी किस पे जाता है, लड़की पे जाता है कि लड़के पे जाता है, मेल पे कि फीमेल में? तो आप लोग अगर ये समझ गए हो तो आप लोग को पता चल गया होगा कि भैया किस पे जिम्मेदारी जाता है। ठीक है, तो ये कमेंट में रहेगा। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर एंड। ठीक है, जंतुओं में प्रजनन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अच्छा लग रहा है आपको तो दूसरे को भी जब आप भेजिएगा तो उसकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।